हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कार्बनिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्सलिक अम्ल, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑक्सलिक अम्ल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑक्सलिक अम्ल। यानी ऑक्सलिक अम्ल जो है दोस्तों ये एक कार्बनिक अम्ल है। अब है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक है। निम्नलिखित में से कौन परजीवी जो है वो प्लाज्मोडियम का वाहक है। ऑप्शन ए है मच्छर, ऑप्शन बी है मक्खी, ऑप्शन सी है जू, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मच्छर। यानी मच्छर जो है एक परजीवी है और वो प्लाज्मोडियम का वाहक है। मच्छर एक परजीवी है जो कि प्लाज्मोडियम का वाहक है। डिस्कशन देखिए, प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनता है। यह परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छरों द्वारा फैलता है। जब एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो अपने लार के साथ जो है परजीवी को उस व्यक्ति के रक्त में स्थानांतरित कर देता है, जिससे उस व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। अब है, पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि पत्ते जो होते हैं, पेड़ के पत्ते जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं, उनका जो है दोस्तों रंग हरा क्यों होता है। लीव्स का जो रंग है, लीफ जिसे पत्तियां कहा जाता है, तो इसका रंग जो है हरा क्यों होता है, किसकी उपस्थिति के कारण, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शर्करा, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल के प्रेजेंट के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पत्तियां का रंग जो है हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पत्तियां का रंग हरा होता है। डिस्कशन देखिए, क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके द्वारा जो है पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन यानी कि शर्करा बनाते हैं। क्लोरोफिल लाल और नीले प्रकाश को अवशोषित करता है, लेकिन हरे प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं। अब है, प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्नलिखित जीव की आवश्यकता होती है। तो प्राचीन काल से जो है दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन से जीव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जीवाणु। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जीवाणु। यानी कि प्राचीन काल से दही जमाने का जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया है उसमें जीवाणु की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्राचीन काल से जो दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया है उसमें जो है जीवाणु की आवश्यकता होती है। डिस्कशन देखिए, प्राचीन काल से दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी प्रक्रिया में जीवाणु बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस दही जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब है, H5N1 वायरस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। H5N1 वायरस जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी है स्वाइन फ्लू, ऑप्शन सी है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू, ऑप्शन डी है चिकन पॉक्स छोटी माता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू।
एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू, यानी कि H5N1 वायरस जो है वो बर्ड फ्लू से संबंधित है। H5N1 वायरस जो है बर्ड फ्लू से संबंधित है। ठीक है, H5N1 वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है वो बर्ड फ्लू से संबंधित है। यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो पक्षियों में अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग का कारण बनता है। अब है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। रक्त में जो है यानी ब्लड में जो है निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है मेथामोग्लोबिन, ऑप्शन डी है नाइट्रेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नाइट्रेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नाइट्रेट। यानी रक्त में जो है नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। यानी रक्त में जो है नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। अब है पत्थरों और चट्टानों पर उगने वाले पौधे डैश होते हैं। पत्थरों और चट्टानों पर उगने वाले पौधे डैश होते हैं। ऑप्शन ए है हेलोफाइट्स, ऑप्शन बी है एरोफाइट्स, ऑप्शन सी है सेमफाइट, ऑप्शन डी है लिथोफाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा लिथोफाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा लिथोफाइट। यानी पत्थर और चट्टान पर उगने वाले पौधे जो हैं लिथोफाइट होते हैं। यानी कि पत्थर और चट्टान पर उगने वाले पौधे जो हैं लिथोफाइट होते हैं। डिस्कशन देखिए, पत्थरों और चट्टानों पर उगने वाले पौधे जो हैं लिथोफाइट्स कहलाते हैं। लिथोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो पत्थरों या चट्टानों पर या उनकी दरारों में उगते हैं। ये पौधे कठोर चट्टानी वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं और पानी और पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए अद्वितीय तंत्र विकसित करते हैं। अब है स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है हर्बेरियम, ऑप्शन बी है सभागार, ऑप्शन सी है सैनिटेरियम, ऑप्शन डी है प्लेनेटेरियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्बेरियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्बेरियम। यानी कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह जो है हर्बेरियम कहलाता है। यानी कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह जो है हर्बेरियम कहलाता है। अब है निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है जंगल की आग कहा जाता है। ऑप्शन ए है बोहीनिया वेरिगेटा, ऑप्शन बी है जेकेरांडा मेमोसाफोलिया, ऑप्शन सी है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऑप्शन डी है टेकियोना ग्रांडिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जो है जंगल की आग कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जो है जंगल की आग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है। ऑप्शन ए है उड़ती गिलहरी, ऑप्शन बी है उड़ते हुए बंदर, ऑप्शन सी है उड़ते हुए कब्जे, ऑप्शन डी है चमगादड़। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चमगादड़। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चमगादड़। यानी चमगादड़ जो है एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है। यानी कि चमगादड़ जो है एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है। अब है ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। ओजोन परत जो है दोस्तों वो पृथ्वी को किससे बचाती है। ओजोन परत जो है पृथ्वी को किससे बचाती है। ऑप्शन ए है उल्कापिंड से, ऑप्शन बी है अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से, ऑप्शन सी है हानिकारक वायु से, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष मलबे से। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से। ओजोन परत जो है पृथ्वी को अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से जो है बचाती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी यूवी विकिरण से बचाती है। यह विकिरण मनुष्यों और अन्य जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और
प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान हो सकता है। ओजोन परत जो समताप मंडल में स्थित है, सूर्य से आने वाली यूवी विकिरण को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। विशेष रूप से यह यूवी विकिरण को अवशोषित करती है, जो सनबर्न और त्वचा कैंसर का कारण बनती है। ओजोन परत के बिना सूर्य की यूवी विकिरण पृथ्वी की सतह पर अधिक मात्रा में पहुंच जाएगी, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अब है रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है कि रमन इफेक्ट से प्रयोग से क्या विकसित किया गया है, दिए गए ऑप्शन में वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है धूप के चश्मे, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष यान, ऑप्शन सी है अणुबम, ऑप्शन डी है गुप्तचर जांच यंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूप के चश्मे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूप के चश्मे, यानी कि रमन इफेक्ट के प्रयोग से जो है धूप के चश्मे विकसित किए गए हैं। यानी कि रमन इफेक्ट के प्रयोग से जो है धूप के चश्मे विकसित किए गए हैं। अब है अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है वारामिहिर, ऑप्शन सी है पाणिनि, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पाणिनि। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पाणिनि, यानी अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं पाणिनि थे। यानी कि अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं पाणिनि थे। कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी? कौन सी कला जो है शैली भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन ए है अमरावती कला शैली, ऑप्शन बी है गंधार कला शैली, ऑप्शन सी है मथुरा कला शैली, ऑप्शन डी है मधुबनी कला शैली। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गंधार कला शैली। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गंधार कला शैली। यानी कि गंधार कला शैली जो है भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी। यानी कि गंधार कला शैली जो है वो भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी। अब है इनमें से कौन सा महाजनपद गोदावरी और नर्मदा के बीच स्थित था? इनमें से कौन सा महाजनपद जो है गोदावरी और नर्मदा के बीच स्थित था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है अस्सक, ऑप्शन सी है चेदी, ऑप्शन डी है मल। करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्सक। यानी कि अस्सक महाजनपद जो है गोदावरी और नर्मदा के बीच स्थित था। अस्सक महाजनपद जो है गोदावरी और नर्मदा के बीच स्थित था। अब है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर जो है केंद्रित हो गया? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी का समस्त झगड़ा जो है किस प्रश्न पर जो है केंद्रित हो गया? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार के प्रतिरुख, ऑप्शन बी है देशी राज्यों के प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, ऑप्शन डी है कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। यानी कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात जो है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी का समस्त झगड़ा जो है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर जो है केंद्रित हो गया। अब है राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहाँ हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है उदयपुर। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दिल्ली। यानी कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन जो है सन 1919 में दिल्ली में हुआ था। अब है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ऑप्शन ए है तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ऑप्शन बी है तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। ऑप्शन सी है तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन डी है तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया।
तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ठीक है, यानी कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज, ये तीनों जो है, ये तीनों में से कोई भी जो है राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में जो है सहायता की। डिस्कशन देखिए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण थे। ये तीनों ही संगठन किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के बिना शिक्षा, सामाजिक न्याय और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने में सहायक थे। अब है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946 के चुनाव के पश्चात जो है मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है बिहार। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बंगाल। यानी कि 1946 के चुनाव के पश्चात जो है मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई। 1946 के चुनाव के पश्चात जो है मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई। जब पुष्कर की पहाड़ियाँ में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आता है? जब पुष्कर की पहाड़ियाँ में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आता है? ऑप्शन ए है सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी है बालोतरा, ऑप्शन सी है सोजत, ऑप्शन डी है अजमेर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बालोतरा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बालोतरा। यानी जब पुष्कर की पहाड़ियाँ में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में बाढ़ आती है। जब पुष्कर की पहाड़ियाँ में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में बाढ़ आती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था? यानी कि केंद्र में जो है डायरकी को समाप्त कर दिया था, डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1891, ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों द्वैध शासन को लाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। आइए डिस्कशन देखें। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने न केवल प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया बल्कि केंद्र में भी द्वैध शासन को समाप्त करने का प्रयास किया। इस अधिनियम के तहत जो है संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था, लेकिन यह संघीय व्यवस्था कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, जिसमें कुछ विषयों को आरक्षित और कुछ को हस्तांतरित किया गया था। 1935 के अधिनियम ने इस प्रणाली को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिससे प्रांतों को अधिक अधिकार प्राप्त हुए। इसलिए 1935 का अधिनियम जो है केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित करने के लिए जाना जाता है। अब है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा BR अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है BR अम्बेडकर भाग लिए थे। यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है BR अम्बेडकर भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिए थे।
महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 1930, 1931 और 1932 में लंदन में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये 1930 जो है पहला गोलमेज सम्मेलन था, 1931 जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन था और ये 1932 जो है ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित किया गया था और महात्मा गांधी जो है केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है शामिल हुए थे। ठीक है, अब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। अब है दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1929। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 1931। अभी जस्ट इसको डिस्कस किए थे और यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में आयोजित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में आयोजित किया गया था और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी भाग लिए थे। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही था जिसमें महात्मा गांधी जो है भाग लिए थे। और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था और B.R. अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब है पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यानी कि पारादीप बंदरगाह जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी कि पारादीप बंदरगाह जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह एक प्रमुख बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है। अब है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में। ऑप्शन बी है कर्क व मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन सी है महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी दोनों तटों पर। ऑप्शन डी है ठंडे समुद्रीय तटों पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क व मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में। यानी कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी जो है वह प्रायः कर्क व मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी जो है प्रायः कर्क व मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। डिस्कशन देखिए, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी जो है कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये गर्म उथले और साफ पानी में पनपती है। अधिक विस्तार से देखिए, कोरल रीफ दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से भूमध्य रेखा के पास। तो याद रखना दोस्तों, कोरल रीफ जो है दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से भूमध्य रेखा के आसपास। कुछ प्रमुख स्थान जहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते हैं उनमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया के सबसे बड़ी कोरल रीफ की प्रणाली है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ की प्रणाली है। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी और मालदीव जैसे देशों में महत्वपूर्ण कोरल रीफ पाए जाते हैं। भारत में जो है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, इस सभी में जो है कोरल रीफ पाए जाते हैं। भारत में कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं, तो मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप द्वीप समूह में जो है भारत में कोरल रीफ पाए जाते हैं। ठीक है। अन्य क्षेत्र जो है कैरिबियन, लाल सागर और प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों में भी कोरल रीफ पाए जाते हैं। कोरल रीफ उथले, गर्म और साफ पानी में पनपते हैं और उन्हें पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब है कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों 7 सिस्टर का भाग नहीं है। कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों 7 सिस्टर का भाग नहीं है।
ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। और आज के सेशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लासेस में। ये क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर चलती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। सभी लोग जो है जो अंत तक वीडियो को देखें, आप लोग कम से कम दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो अंत तक जो लोग भी वीडियो को देखे हैं, आप लोग तो कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।